कराची के एक बड़े एनजीओ के मालिक से किसी ने राब्ता किया और कहा, जनाब एक काम है जिसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी। मुलाकात हुई जिसमें उस शख्स ने बताया कि इंटरनेशनल बैंक के 3 अकाउंट्स में उसके 1 अरब रुपए मौजूद हैं। वो ये पैसा एनजीओ के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और फिर पैसे आपस में बांट लेंगे। एनजीओ का मालिक घबरा गया, कहने लगा, ये रकम आपको एनजीओ के अकाउंट में ही क्यों चाहिए? आप इसे वहीं से भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये वो बात थी जहां ऑफर देने वाला शख्स खामोश हो गया। वो मुलाकात खत्म हो गई, लेकिन उसके आगे की कहानी हम आपको सुना देते हैं। दरअसल वो पैसा उस शख्स का नहीं था, बल्कि वो डब्बे यानी दुनिया भर में की जाने वाली ऑनलाइन स्कैमिंग का पैसा था, जो मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से होते हुए इंटरनेशनल बैंक अकाउंट और डिजिटल करेंसी में तब्दील होने के बाद इन अकाउंट्स में रकम की सूरत में आया था। और अब वो इन पैसों को वाइट करने के लिए एक एनजीओ का सहारा लेने की कोशिश कर रहा था। आज हम बात करेंगे डब्बे की। आम जबान में डब्बा उस गैर कानूनी निज़ाम को कहा जाता है जिसके तहत जाली कॉल सेंटर, फेक वेबसाइट्स और फिशिंग लिंक्स के जरिए शहरियों को जाल में फंसाया जाता है। इस नेटवर्क में शामिल अफराद कभी खुद को बैंक अफसर, सरकारी एहलकार या मारूफ कंपनी का नुमाइंदा जाहिर करते हैं। मुतासिरा शख्स से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर, आपके कार्ड के पीछे लिखा हुआ 3 नंबरों पर मुश्तमिल खुफिया नंबर आपसे हासिल कर लेते हैं। कभी तो आपके मोबाइल फोन पर आया हुआ मैसेज यानी कि ओटीपी कोड आपसे पूछ लेते हैं और फिर आपके अकाउंट का सफाया कर दिया जाता है। साइबर क्राइम 2 तरह के क्राइम है, एक है साइबर डिपेंडेंट और एक है साइबर इनेबल्ड। साइबर डिपेंडेंट क्राइम्स और साइबर इनेबल्ड क्राइम्स डब्बे की इस टर्मिनोलॉजी में यकजा हो जाते हैं। यकजा होने से मुराद ये है कि जब आप साइबर डिपेंडेंट क्राइम्स की बात करें तो साइबर डिपेंडेंट क्राइम बेसिकली कंप्यूटर टू कंप्यूटर है, और साइबर इनेबल्ड क्राइम जो है किसी भी क्राइम को प्रमोट करने के लिए कोई भी एक तरफ पे कंप्यूटर होगा तो वो साइबर इनेबल्ड क्राइम्स होंगे। इसको मैं कनेक्ट ऐसे करूँगा कि जो डब्बे का काम है वो इन दोनों में कैसे कनेक्ट होता है। सबसे पहले कंप्यूटर में, आपके ईमेल्स में, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू कोई ऐसा वॉर्म, ऐसा वायरस, ऐसा एक इंट्रूडर पैकेज आता है जो आपकी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन किसी एक सर्वर पे एक्सचेंज कर देता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये साइबर डिपेंडेंट क्राइम है क्योंकि दोनों एंड पे कंप्यूटर्स हैं। और जो साइबर इनेबल्ड क्राइम्स वो ये हैं कि जो डब्बे का जो लोग काम करते हैं वो बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन डार्क वेब से ख़रीदते हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अकाउंट्स और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ख़रीदने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट टर्म्स में, और फिर वो डब्बे की काम को एग्जीक्यूट या इलीगल कॉल सेंटर अप्रूव के काम को आगे लेके चलते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से हो रहा है, हम इसको एक चीज़ में ब्रीफ नहीं कर सकते कि यही काम है और यही डब्बा हो रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा मशहूर ये था कि दुनिया में लोगों के क्रेडिट कार्ड्स को हैक करके या उनका साथ ऑनलाइन फ्रॉड करके जो उसकी ट्रांजैक्शन है उसको लोग करते थे, जो सबसे पहले शुरू हुआ, या कह लीजिए कि बीच में इसका मोमेंटम बनना शुरू हुआ, क्योंकि ये ब्लैक मार्केट, डार्क वेब के ऊपर इसका डाटा बिकता है। वहाँ से पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क में बैठे हुए लोग वो डाटा परचेज़ करते हैं। डाटा उसमें हमारा भी डाटा है, मतलब उसमें विक्टिम आप और मैं भी हो सकते हैं। जैसे आपको भी याद होगा कि सिर्फ ये काम दुनिया के लोग मुतासर नहीं हो रहे, पाकिस्तानी भी उसमें मुतासर हो रहे हैं। आपको या आपके रिलेटिव्स को दिन में 25 दफ़ा कोई कॉल्स आती होंगी, ओटीपी आ गया है, कोई आपको कहता होगा कि आपके घर पे जो है हमें कोरियर डिलीवरी करनी है, उसका ओटीपी आया है, किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया है, किसी के पास से अकाउंट से पैसे चले गए। तो ये चीज़ पूरी दुनिया इससे मुतासर है। ये ऑनलाइन फ्रॉड है। कुछ हैकर्स जो है बाहर बैठे हुए हैं, वो बाहर से भी काम कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान में बैठे हुए यंगस्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं। चले जरा स्कैमर्स की जबान भी जान लेते हैं, और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी इस जबान से बखूबी वाकिफ हैं। फिशिंग लिंक्स का मतलब होता है जाली मैसेज या ईमेल के जरिए लिंक भेजकर आपकी लॉगिन तफसीलात हासिल कर लेना। सिम स्वैप फ्रॉड यानी आपके मोबाइल नंबर को अपने कंट्रोल में लेकर बैंकिंग कोड्स हासिल कर लेना। रिमोट एक्सेस ऐप्स से मुराद है मुतासिरा शख्स के मोबाइल या लैपटॉप को दूर कहीं बैठकर पूरी तरह से कंट्रोल करना। सोशल इंजीनियरिंग यानी खौफ या लालच देकर शहरियों से उसकी मालूमात निकलवा लेना। ये बेसिकली जब आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी की आ जाती है, आपके पास उसके
मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास उनके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, इवन CVVs आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। और वो फिर लोगों को कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद उनको लूर इन करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर क्रेडिट डेबिट इश्यूज़, और कुछ ऐसे और तरीक़ेकार भी वो इस्तेमाल करते हैं कि वो उनके अंदर कॉल फॉरवर्डिंग की मतलब जो भी सेटिंग्स हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद वो उनके बैंक अकाउंट्स को एक्सेस करके वहाँ से इलीगली फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं। ये लोकली भी होता है, इंटरनेशनली भी होता है। मैं अगर अभी अपना मोबाइल खोलूं और अपना जो एक्स अकाउंट है अगर वो खोल के आपको दिखाऊं तो आप उसमें देखिएगा एक फ्रॉड है, और ये मैं आपको उसके मैसेजेस दिखा देता हूं। ये एक मैसेज है, ये देखिए, ये पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये सारे पेंडिंग है, ये सब स्कैम्स हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये एक अकाउंट है किसी ने बनाया होगा और ये कह रहे हैं कि आप मेरे भाई हैं, मैं आपके ऊपर बहुत यकीन करता हूँ और मेरा अकाउंट में जो है ना इतने मिलियंस डॉलर्स पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे साथ ट्रबल है और इसका पासवर्ड और आईडी मैं आपको दे रहा हूँ और आप काइंडली जो है ना ये पैसे अपने पास सिक्योर कर लें, मैं दुनिया में किसी भी वक्त आपसे ये वापसी ले लूँगा या ले लूँगी। अब आप मुझे बताइए कि जिसके करोड़ों रुपए डॉलर्स रखे हुए वो मुझे देगा? यानी कि ये आईडी और ये पासवर्ड और इस वेबसाइट के ऊपर जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा ये मेरा सारा डाटा जो है वो स्वाइप कर लेंगे या मेरे जितने भी अकाउंट्स होंगे वो हैक कर लेंगे या वो इसको यूज़ कर लेंगे। वैसे लगता यह है कि इन स्कैमर्स को गिरफ्तार करना बहुत आसान है कि जनाब जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उनकी तफसीलात निकालो और जाकर गिरफ्तार कर लिया जाए, पैसे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन जनाब ऐसा नहीं है। जिन अकाउंट्स में शहरियों की रकम मुंतकिल की जाती है वो एक लंबी चेन की पहली कड़ी होते हैं। लोग जो है उनके पास जब वो देखते हैं ना कोई बैंक अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन दिया गया और हमने उसमें पैसे भिजवाने, तो लोग समझते हैं बैंक अकाउंट है, इसमें तो कोई फ्रॉड नहीं कर रहा होगा, कोई और इस तरह का मसला नहीं, क्योंकि मैं बैंक में पैसे भिजवा रहा हूँ। लेकिन अदर साइड बेसिकली क्या हो रहा है कि एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, मेरी अपने रिसर्च पेपर में भी मनी मूल्स पे बहुत ज़्यादा काम है, इसको मनी मूल्स कहते हैं। मनी मूल्स का मतलब ये है कि वो लोग जो पैसे की फ़र्स्ट लेयर के अंदर पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जिन लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी कम है हमारे सिंध में या बलूचिस्तान में या पंजाब में, उनके फाइनेंशियल बैंक अकाउंट्स बनाए जाते हैं। बैंक अकाउंट बना के उनको ये बताया जाता है कि जी हम आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अकाउंट्स बना रहे हैं और आपको यहाँ से पैसे आएंगे। लोग 5-10 हज़ार रुपये की खातिर अपना बैंक अकाउंट बना के स्कैमर्स को दे देते हैं, और ये वो अकाउंट्स होते हैं जहाँ पहली दफ़ा पैसा लेयर होता है। उसके बाद वो अकाउंट्स की एक्सेस, चेक बुक्स, क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल एक्सेस जो है वो स्कैमर्स अपने पास रखी होती है। जैसे ही फर्स्ट लेयर में पैसा मूव होता है वो उसको सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर में कन्वर्ट करते हैं और एट द एंड में भी उसको विड्रॉ करते हैं और उसको जो है लेके जाते हैं उसमें क्रिप्टो करेंसीज में। ये काम सबसे ज्यादा भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया और फिलिपाइन में बैठकर किया जा रहा है। पाकिस्तान में स्कैमर्स की तादाद इन मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है। इसमें लोकल लोग ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल माफियाज भी शामिल हैं। कराची में चंद माह कबल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक स्कैमिंग हाउस पर छापा मारा था जिसमें फॉरेनर्स भी गिरफ्तार हुए थे जो यहां बैठकर दुनिया के दूसरे मुमालिक में मौजूद लोगों को बेखौफ होकर बेवकूफ़ बना रहे थे, जाली वेबसाइट्स पर मुनाफा दिखाकर या उनके अकाउंट्स को हैक करके उनसे पैसे बटोर रहे थे। एक कंप्लेंट हमारे पास में रिसीव हुई थी कि जिसमें एक सोशल मीडिया ऐप के थ्रू किसी एक जो शहरी था उससे इन्वेस्टमेंट करवाई गई और वो उसको बेसिकली डिफरेंट जो डिजिटल करेंसीज़ हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उस पर उनको ट्रेडिंग के लिए कहा गया था। जब वो लिक्विडेट करवाने के लिए गए तो पता चला कि जनाब एक्चुअली वो जो जितनी भी ट्रेडिंग कर रहे थे वो दैट वाज अ स्कैम एक्चुअली। सो दैट जेंटलमैन रिपोर्टेड टू NCCIA और यहाँ से हमने फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, उस पर रेड किया। रेड करने के दौरान में हमें वहाँ से मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स मिले, कुछ ग्रे एक्सचेंजेस की चीज़ें भी मिली और उसके बाद हमारे पास में वहाँ से कुछ 36,000 प्लस जो है वो इंटरनेशनल सेम्स भी हमें वहाँ से मिली थी। बेसिकली ये 15 लोग थे जो कि ये सारी चीज़ें जो इसमें से थे, प्लस इनके साथ में 19 लोग हमने लोकल गिरफ्तार किए थे। जो ये ग्रुप पकड़ा गया इसमें इंकशाफ ये हुआ कि एक वेबसाइट का एक पेज खुला आपके पास,
आपने यहाँ मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन खुली, आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया, आपको उसने मिसाल है आपको कहा कि $500 से आप अपना अकाउंट खोलें, $500 खुले, फिर वो $1000 हुए, फिर उसने आपको आपकी एप्लीकेशन और आपके मोबाइल के ऊपर वो आपको जैसे इंटरनेशनल स्टॉक चल रहा होता है ना, आपको प्रॉफिट भी साथ में दिखा रहा होता है। तो इंसान तो लालची है, वो देखता है अच्छा यार मैंने $1000 लगाए थे, अभी $200 प्रॉफिट आ गया, $300 प्रॉफिट आ गया, $400 प्रॉफिट आ गया। वो दिखाते दिखाते आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे आके उसकी इन्वेस्टमेंट रुकती है या वो उसको कैश करने की कोशिश करता है, तो उनको पता चल जाता है फ्रॉड करने वालों को कि बस अब ये कस्टमर हमसे जा रहा है, ये हमारा कस्टमर है जो हमसे चला जाएगा, जब क्योंकि इसने कैश की बात कर ली है। फिर वो कहते हैं क्योंकि आपने इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन की है, डॉलर्स में की है, तो इसमें इंटरनेशनल जो जहाँ पे आप अमेरिका के टैक्सेस हैं और सो एंड सो है वो आपने पे करने, वो लास्ट टाइम तक आपसे जो पैसे निकाल सकते हैं उस फ्रॉड की मद में वो निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जब आप उस वेबसाइट के ऊपर दोबारा जाएंगे या आप उसको पैसे निकालने की अपनी बात करेंगे, वो कोलैप्स हो जाती है, उसको बंद कर देते हैं। जो इंटरनेशनल रैकेट्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक मुल्क में जाके वो फ्रॉड तीसरे मुल्क के साथ कर रहे होते हैं, तो उसमें उनको फिर एक बड़ा सा एक लूप होल मिल जाता है कि वो ना पकड़े जाएं। अगर पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादा फ्रॉड पाकिस्तान में रह के कोई कर रहा होगा तो लाजमी बात है वो हमें विक्टिम एकदम पता चल जाएगा। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिद्दत के साथ नए चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। स्कैम का थ्रेट असेसमेंट यूएसए ने किया हुआ है, जिसमें गार्टनर है या और कंपनीज़ हैं। उनने जो 2030 का जो साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट असेसमेंट किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, वो $10 ट्रिलियन की बात हो रही है। एआई एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। अगर ये स्कैम सेंटर्स आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं एआई बेस्ड स्कैम सॉल्यूशंस पे, वो ऑटोमेटेड है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि नेक्स्ट मुझे जो थ्रेट नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर जो कॉल सेंटर में एक लड़का आज बैठ के कॉल कर रहा है, अगर साल के बाद एक कंप्यूटर एआई बेस्ड मॉडल पे यही कॉल ओरिजिनेट करे और किसी भी विक्टिम को कॉल करे और उससे स्कैम के पैसों की मद में चार्ज करे, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि देन यू विल बी फाइटिंग नॉट पीपल, देन यू विल बी फाइटिंग सम एआई। तो भाई डिजिटल फ्रॉड का पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट और फिर तीसरे अकाउंट तक पहुंचता है। आखिर में बेशतर केसेस में यह पैसा क्रिप्टो करेंसी में तब्दील होता है और फिर शुरुआत याद है ना, कैसे एक एनजीओ के मालिक के पास वो शख्स पैसे वाइट करवाने के लिए आया था, ऐसे ही ये पैसा वाइट होकर इकोनॉमी का हिस्सा बन जाता है। लोगों को जब तक डिजिटल लिटरेसी फराहम नहीं की जाएगी, जब तक ये नहीं समझाया जाएगा कि अपनी ज़ाती मालूमात, बैंक अकाउंट नंबर्स, ब्रांच कोड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर्स और मोबाइल पर मौसूल होने वाले ओटीपी कोड्स किसी से शेयर नहीं करना है। किसी भी जाली वेबसाइट में मुनाफा देखकर वहां अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ना ही किसी कुरानदाजी में शामिल होने के लिए अपनी ज़ाती मालूमात किसी वेबसाइट पर लिखनी है। तब तक इन डिजिटल वारदातों को रोकना नामुमकिन है।